और अधिक गुणा। यहाँ आप जानने का विषय है, मुख्य चीज़ है। सूत्र तो रटे हुए हैं, उसकी वृत्ति कैसे बनाया जाता है उस पर हमने पहले बताया, 2-3 नियम बता करके अध्याहार करना। क्या बोला था? अध्याहार करना है। और क्रियापद के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है, क्रियापद का भी कल्पना करना पड़ेगा। इसके अलावा इन 2 सूत्रों में कहीं से कोई अनुवृत्ति नहीं। पहला सूत्र से दूसरे सूत्र में भी किसी चीज़ की अनुवृत्ति नहीं थी। इससे आगे अनुवृत्ति होगी। अनुवृत्ति करके हम वाक्य का निर्माण करेंगे, सूत्र का अर्थ निर्णय करेंगे। अनुवृत्ति किसको कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? अनुवृत्ति, अनु का अर्थ होता है पश्चात, पश्चात वृत्ति माने पूर्व वृत्ति है उसी को पश्चात वृत्ति करना, पूर्व में विद्यमान को आगे ले जाना, पूर्व में विद्यमान को आगे ले जाना, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। वृत्ते है अनुवर्तनम, वृत्ति की पुनः अनु पश्चात ले जाना। जैसे पहला सूत्र में शब्द है वृद्धि, दूसरे सूत्र में शब्द है गुणः। ये दोनों शब्दों को जो विद्यमान है अपना अलग अलग 2 सूत्रों में, उसको हम तीसरे सूत्र में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे? तीसरे सूत्र में ले जाएंगे। ऐसे ले जाने का नाम अनुवृत्ति। वह अनुवृत्ति 3 प्रकार से होते हैं। गंगा स्रोत न्याय, मंडूक प्लुत न्याय और सिंहावलोकन न्याय। गंगा स्रोत न्याय का मतलब क्या? जैसे गंगा जी की धारा है, निरंतर चलते रहता है। और एक सूत्र में जो शब्द है दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें सभी में लगातार जाए, जहाँ तक जा सके लगातार जानी चाहिए। उसको कहें गंगा स्रोत न्याय से अनुवृत्ति हो रही है। और दूसरा, जैसे यहीं आपको दृष्टांत मिलेगा, वृद्धि शब्द दूसरे सूत्र में नहीं लिया, अध्यंगुण सूत्र में नहीं लिया, किंतु तीसरे में जा रहा है। माने एक छोड़ के जा रहा है ना, छलांग मार रहा है। ऐसे कौन करता है? मेंढक, मंडूक। संस्कृत में क्या है उसका नाम? मंडूक, मेंढक। मेंढक क्या है? कूद कूद के जाता है। ऐसे एक सूत्र छोड़ के, कभी 2 सूत्र छोड़ के जाएगा जो पद, उसको हम कहेंगे मंडूक प्लुत न्याय से अनुवृत्ति हो रहा है। और तीसरा है आगे के सूत्र से पीछे लाना, पीछे के सूत्र से आगे जाना। यह अपने गंगा स्रोत से और मंडूक प्लुत 2 तरीके से जाना, लगातार जाना, 1-2 छोड़ छोड़ के जाना। ये 2 तरीका है पूर्व से आगे ले जाना। लेकिन जब आगे वाला सूत्र में विद्यमान पद को पूर्व में लाना पड़ता है और तब पूर्व सूत्र का अर्थ निर्णय हो पाता है, ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे? सिंहावलोकन न्याय। कि सिंह का स्वभाव क्या है? केवल आगे देख के चलता नहीं है, केवल दायां बायां देख के चलता नहीं है, ऊपर भी देख के चलता है, वो पीछे भी देख के चलता बार बार। सिंह का स्वभाव है। इस सिंह को कहते हैं पंचमुखी, 5 मुख है उसको, सामने, दाएं, बाएं, ऊपर और पीछे। हमें जो तरफ घूमते फिरते हुए देखते हुए चलता है, वो चलता है। कि राजा खतरा है उसको, वो ऊपर पेड़ से सीधा गिर सकता है, इसे ऊपर भी देखना जरूरी है। सामने तो देखना ही है, आप भी सामने देखते हुए कोई आके टक्कर न मार दे। अगर दाएं बाएं भी देखना पड़ जाता है, लेकिन पीछे आप देखते नहीं हैं, इसे पीछे से आदमी ठोक भी देता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। यदि पीछे देखने के लिए भी दे दिया, कांच बना देते, इधर एक कांच, उधर दर्पण लगा देते हैं, उसे देखते और ध्यान दो पीछे से कौन कितने दूरी से तेजी से आ रहा है। गाड़ियों में पीछे भी करता है, अंदर में दर्पण, उसमें देखना पीछे से दिखाई देता है। तो सिंह के जैसे स्वभाव है, आगे कैसे जब पीछे आ जाना, जैसे सिंह का स्वभाव पीछे देखना, इसलिए आगे के सूत्र का शब्द पीछे ले आना, उसको कहते हैं सिंहावलोकन न्याय से
शब्द का अनुवृत्ति करना। अब यह वृद्धि शब्द का अनुवृत्ति अगला सूत्र में नहीं गया, अध्ययन गुण में, उससे अगले में जा रहा है। अगला तीसरा कौन है? इको गुण वृद्धि सूत्र में। इसमें मंडूक प्लुत न्याय से वृद्धि शब्द चला जाएगा तीसरे सूत्र में। और गंगा शब्द अव्यवहित उत्तर में ही है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है सीधा, आगे वो नहीं जाता है, दूसरे से तीसरे में जब एक ही सूत्र में जाएगा। इसे दोनों में हिंदी वालों ने लिखा है, यहाँ से वृद्धि की अनुवृत्ति 1-1-3 में जाती है, 1-1-2 में अनावश्यक होने से इसका संबंध नहीं देखता है। 1-1-1 से 1-1-3 में जा रहा है, 1-1-2 में आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन नहीं है, इसे वह नहीं जाता है। कि लौकिक व्यवहार का एक सामान्य नियम है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन का मंद बुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं होता कोई काम करने। कोई काम करने से पहले सोचेगा इसके क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। यदि कोई प्रयोजन नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होएगा, कोई लाभ नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होगा। आप यहाँ आ रहे पढ़ने के लिए, क्यों आ रहे? कोई प्रयोजन तो सिद्ध होगा, मन में कोई प्रयोजन लेके ही बैठे हुए हैं। या माता पिता ने कहा तुम्हारे ये करो इसे लाभ होगा, तब पढ़ रहे। स्व विवेक से या पर विवेक से, स्व के अंदर जागृत हो गए विवेक, या दूसरे के कहने पे समझ में आया, आप समय लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रयोजन दिखता है, कुछ न कुछ प्रयोजन होना चाहिए, उसके बिना प्रवृत्ति नहीं होती है। मूर्ख भी प्रवृत्त नहीं होता, मंद बुद्धि वाला भी प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए यहाँ भी एक सूत्र से एक शब्द दूसरे सूत्र में जाएगा तो कोई प्रयोजन होनी चाहिए। यदि प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है अगला सूत्र में, क्यों जाना? ये शब्द वहाँ नहीं जाएगा। से वृद्धि शब्द अध्ययन गुण सूत्र में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ कोई प्रयोजन उसका सिद्ध नहीं होता है। और जितने भी संज्ञा की जाती है, संज्ञा का फल होता है। या संज्ञा सा सा फलवती, सामान्य में जो भी संज्ञा की जाती है उसका कोई ना कोई फल है। जैसे लोक व्यवहार में भी आपको नामकरण कर दिया, आपका नाम दे दिया गया, नामकरण का फल क्या है? व्यवहार हो रहा है। अनेक प्रकार का व्यवहार नाम के आधार पर ही चलता है। इसे यहाँ पर जो हम संज्ञा कर रहे व्याकरण में, वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, इन संज्ञा का भी कोई न कोई फल होगा। फल कहाँ दिखेगा हमको? विधि सूत्र में। जब विधि सूत्र आते हैं, विधि सूत्रों में इन संज्ञाओं का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने जो देखे थे, कौन सा भाग देखा था ना? और क्या हुई थी? आपने कौन से विधि सूत्र लाए थे? अतोपधाया, नित्य तो अतोपधाया लाया, नी के लिए अचरणी थी, अजंत था। इसलिए अध्ययन गुणा में भी गुण संज्ञा का भी हमें आद गुण भी लाए थे। देव इंद्र देवेंद्र आद गुण हो गया, या मिदेर गुण, सार्धातु का अर्धातु को, अनेकों विधि सूत्र है जो उन विधि सूत्रों में इस गुण संज्ञा का लाभ हो जाता है। या संज्ञा सा सा फलवती। अतएव जो कि यहाँ अध्ययन गुण कभी अंतिम पंक्ति में क्या लिखा? यहाँ से गुण को अनुवृत्ति 1-1-3 तक जाती है, 1-1-3 तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी। अतएव ये दो पदों की अनुवृत्ति के साथ तीसरा सूत्र की वृत्ति कैसे बनता है? पहले तीसरा सूत्र पढ़ा जाए। इको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि, इकह आपके यहाँ क्या लिखा है? वहाँ क्या विभक्ति लिखा है? हाँ, 6-1 लिखा है, गलत है, 1-1 होना चाहिए। षष्ठी का षष्ठ्यंत है इकस, कैसे बना वो? प्रथमा के एक वचन अनुकरण करना पड़ता है। एक प्रत्यार है ना,
आप पढ़े थे कि क्या है, प्रत्याहार है। उससे हम षष्ठी का एक वचन में लाएंगे गस, गस का क्या बचेगा, अस, मिला दो तो क्या बनेगा, इकस, इकस से बना, ठीक है, इकस बन गया। और उस इकस से हम क्या करेंगे, अनुकरण कर लो इसका, सुप्रत्यय ला। सु कहाँ होता है, प्रथमा का एक वचन में, हलन से पर में सु आने से सु का लोप होता है। सूत्र आपने पढ़े हैं, हल गया भ्यो दीर्घात सुसप्रतम हल, जो आगे करते रटे है ना इसको, वो आया हुआ है। वो क्या करता है, सु का लोप कर देता है, बचेगा क्या, इतना ही बचा, इकस, सकार विसर्ग कर दूंगा, इकहा बनता है। अब आगे गुण शब्द बैठा हुआ है, इसलिए इस विसर्ग को भी ऊ हो करके इको बन जाएगा, रुको ऊ, हसी चा, सूत्र से रुक ऊ हो गया, गुण हो करके इको गुण वृद्धि बना। यह वास्तव में ये प्रथमा का एक वचन का ही है। ये क्या था, षष्ठी का एक वचन था ये, यहाँ तक उसके अनुकरण करके आपने सुलाया, अतः प्रथमा का एक वचन हो गया ये। इसका अर्थ क्या है, देखो बता रहे हैं, ये कहा प्रथमा का एक वचन, गुण वृद्धि प्रथमा का द्विवचन है वो, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि समास है सूत्र में। गुण वृद्धि शब्द क्या है, प्रथमा के द्विवचन का रूप है। इकारांतों का रूप जानते हो, हरि ही हरि, द्विवचन क्या बनेगा, हरि हरयः, हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हर्योः हरीणां, हरौ हरौ हर्योः हरीषु, हे हरे हे हरि हे हरयः, ये बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये भी वृद्धि इकारांत है ना, से वृद्धि वृद्धि वृद्धयः, ये रूप चलेगा इसका। इसे द्विवचन में बनाया गुण वृद्धि, ये दो वस्तु है ना, गुण और वृद्धि, अतः द्विवचन प्रयोग कर दिया। राम और श्याम दो है तो क्या रूप बनेगा उसका, राम श्यामौ, दो है ना, राम रामौ, जैसे राम श्यामौ द्विवचन में रूप बनेगा। यहाँ गुण वृद्धि कारांत होने से गुण वृद्धि, वही आगे दिखा, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, इतरेतर द्वंद्व समास होने से प्रथमा का द्विवचन चल पड़ा। अनुवृत्ति आया यहाँ वृद्धि का पहला सूत्र से, और दूसरे सूत्र से गुण का अनुवृत्ति आया। वृद्धि का अनुवृत्ति मंडूक प्लुत न्याय से आ गया, गुण का अनुवृत्ति गंगा स्रोत न्याय से अव्यवहित पूर्व में से आ गया। अर्थ लिख रहे देखो, वृद्धि स्यात् गुण स्यात् इति गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते, जिन जिन विधि सूत्रों में गुण होवे वृद्धि होवे, ऐसे गुण और वृद्धि का विधान किया गया है। और गुण वृद्धि विधान करते वक्त उस विधि सूत्र से स्थानीय का निर्देश नहीं है, किसके स्थान में गुण हो नहीं बताया। ऐसे में क्या होता है, इस सूत्र से इकस ये षष्ठंत पद वहाँ उपस्थित हो जाएगा। जैसे दृष्टांत क्या है, सार्वधातु कारधातु कयो हो, हमने सूत्र पढ़ा, ये क्या करता है, गुण स्यात् बोलता है। किसके स्थान में गुण होना चाहिए, ये तो बोला नहीं, सूत्र में है कोई शब्द, अनुवृत्ति से भी नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, वो सूत्र अव्यवस्थित हो गया, सूत्र का अर्थ अधूरा अपूर्ण हो गया, पूरा कैसे करेंगे हम। इसलिए क्या सूत्र होता है, इस सूत्र का नाम इसलिए परिभाषा सूत्र, संज्ञा च परिभाषा च, 6 प्रकार का सूत्र है या नहीं, याद है।
श्लोक वो नहीं याद है, इसको याद है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च, दूसरे नंबर में है परिभाषा। परिभाषा सूत्र का लक्षण क्या है? अनियमे नियमकारिणी भाषा कुव्यवस्थायाम सुव्यवस्था संपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्र। जब व्यवस्था नहीं है, बिगड़ रही है, कुव्यवस्था है, उसको सुष्ठु व्यवस्थित करने का काम परिभाषा सूत्र का है। या नियम नहीं बन पा रहा है, कहाँ करूँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रही है, उसको नियमित करके स्थिर करना, निर्णय देने का नाम परिभाषा सूत्र का काम है। अब जैसे दृष्टांत विचार चल रहा था सार्वधातु का अर्धातु का, इस सूत्र में हम निर्णय नहीं कर पा रहे किसके स्थान में गुण करूं, तब ये कहेगा इक के स्थान में करो। इस सूत्र से इकस, ये जो इकस षष्ट्यंत पद है उस सूत्र में चला जाएगा, वहां जुड़ करके अर्थ निकलेगा इगंतांगस्य गुणस्यात् सार्वधातु के ऊपर। इगंत अंग के स्थान में ही गुण हो, ये इकस गया वहां, तभी अर्थ निकल पाया। नहीं तो अंग से का अधिकार है, अंग के स्थान में गुण हो, सार्वधातु के परे रहते हुए इन अंग में किसके स्थान में हो, अ के स्थान में, ई के स्थान में, ऊ के स्थान में, किसके स्थान में नहीं तो हल में भी कर दूंगा, मैं तो व्यंजन में बिठा दूँ, कहीं भी बिठा सकता हूँ। नियमित नहीं हो पा रहा है किसके स्थान में होना है, तब ये परिभाषा सूत्र वहाँ जा करके इकस को जोड़ दिया, तब अर्थ निकला इगंतांगस्य गुण स्यात् सार्वधातु का अर्धातु का योग। इसे विधि सूत्रों में यह परिभाषा सूत्र जाकर के जुड़ जाता है, गुण संज्ञा सूत्र भी जाके जुड़ जाता है। ये संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्रों का काम ही है, ये विधि सूत्रों में जाके मदद कर देते हैं, वहाँ निर्णय लेने में, वाक्यार्थ का तय करने के लिए उपयोगी हो जाता है। इसलिए सूत्र क्या है? परिभाषा सूत्र। पहला दो सूत्र संज्ञा सूत्र थे, ये तीसरा सूत्र है परिभाषा सूत्र। ये कहता है, इसलिए अर्थ कर रहे हैं वृद्धि स्यात् ऐसे कहते हुए, गुण स्यात् ऐसे कहते हुए, जिन सूत्रों के द्वारा गुण या वृद्धि का विधान किया गया है। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयेते तत्र इकसिति षष्ट्यंतम पदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। उस विधि सूत्र में यह सूत्र के द्वारा इकस या षष्ट्यंत पद को उपस्थित कर दिया जाता है। पहुंचा दिया वहां पर, जाओ उधर इकस वहां चला जाएगा, वहां अर्थ निर्णय हो गया। नहीं तो अंग के स्थान में कहाँ करना है मालूम नहीं हो रहा था, इसने कहा इक के स्थान में करो। स्वामी जी, इसके लिए अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है इसको फिट करने की। क्यों? नहीं तो ये जो दो बार बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते, कहाँ से लाया दो बार गुण वृद्धि शब्द? सूत्र में एक ही है ना गुण वृद्धि, ये दूसरे गुण वृद्धि कहाँ से लाए? जिस विधि सूत्र में गुण शब्द से, वृद्धि शब्द से गुण वृद्धि का विधान किया गया, कह रहे कि नहीं? ये पहला जो आया गुण वृद्धि वो अनुवृत्ति से, अनुवृत्ति से गुण वृद्धि शब्द को लिया, इस सूत्र में गुण वृद्धि शब्द को लिया, तब मिला के एक वाक्य बना। जिन जिन विधि सूत्रों में गुण शब्द से गुण का विधान हुआ या वृद्धि शब्द से वृद्धि का विधान हुआ, उस सूत्र में इकस या षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाएगा। ये सूत्रार्थ निकला। यदि हम वृद्धि शब्द को नहीं लाऊंगा, गुण शब्द को नहीं लाऊंगा, तो अर्थ कैसे निकलेगा? इसे अनुवृत्ति जरूरी है, तभी जाकर वाक्यार्थ पूरा हो रहा है। गुण शब्द से जिन सूत्रों में गुण का विधान हुआ है, या वृद्धि शब्द से जिन सूत्रों में जहां वृद्धि का, दो बार बोल रहा हूं कि नहीं? गुण शब्द से गुण का विधि, वृद्धि शब्द से वृद्धि का विधि। ये जो तृतीया लाया आपने, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम लिखा है ना, ये कहां से आया? वो दोनों को ला करके बनाया। गुण और वृत्ति आया, वृद्धि की अनुवृत्ति जो आई हुई है, उन दोनों शब्दों को जोड़ दिया, दो है ना, द्विवचन प्रयोग हो जाएगा। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि, जब सूत्र वाला लाओ, गुण वृद्धि विधीयते,
तत्र क्या होगा, इकस, ये सूत्र में है इकस इति षष्ट्यंत पदम उपतिष्ठते, यह अध्यार। बाकी सब क्या है, क्रियापद का अध्यार हुआ। इकस षष्ट्यंत पदो, ये तो पद का अपना अर्थ है। इकहा, इका का अर्थ क्या है, इकस यह षष्ट्यंत पदो, इसका अपना अर्थ हो गया। उपतिष्ठते, ये कैसा निकाला आपने, ये क्रियापद का अध्यार। जैसे हमने क्या किया था पहले, भवती या स्यात् का अध्यार किया। क्यों, बिना क्रियापद का कारकों का परस्पर अन्वय करके अर्थ नहीं निकाल सकते आप। कारकाणी क्रियैव अन्वेति, क्या नियम है, कारकाणी क्रियैव अन्वेति। इसे बिना क्रियापद का कारकों का अन्वय ही नहीं हो पाएगा, इसलिए उपतिष्ठते एक क्रियापद को लाना पड़ा कि ये सूत्र वहाँ जा करके इकस षष्ट्यंत को खड़ा कर देगा, बिठा देगा वहाँ पर। एक क्रियापद लेना पड़ा कि बिना क्रियापद का वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रियैव परिसमाप्यते, सर्वं वाक्यम सावधारणं भवति, क्रियैव परिसमाप्यते नियम है। इसे क्रिया शब्द उपतिष्ठते गया अध्यार कर लियो, उपस्थितम भवति, ये जोड़ना पड़ा। ये वर्तमान लाना जरूरी है। बिना लाया कि पद कैसे बनेगा, षष्ठी लगने से तो पद हैं? षष्ठी आगे रहेगा। लेकिन वहाँ कैसे जाएगा षष्ठी, षष्ठी जहाँ कहाँ प्रयोग होता है, विधि सूत्र में, और ये परिभाषा सूत्र है, यहाँ प्रथमांति रहेगा। मुझे इकस को वहां पहुंचाना है, इक को नहीं पहुंचाना है, इकस को। इकस वहां जावे ये कहना है हमने, इकस को वहां पहुंचाना है, इक को पहुंचाना नहीं है। इक तो षष्ठी हो जाएगी, किस स्थान में बैठाना है। यहाँ कोई हम बिठा रहे हैं क्या, विधि सूत्र है क्या, हमेशा विधि सूत्र में ही षष्ट्यंत होता है। संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र हमेशा प्रथमांति होते हैं। इसलिए आपने जो वृद्धि रादेज दोनों प्रथमांति, अदेंग गुणः दोनों सूत्र दोनों पद प्रथमांत थे। यहाँ भी क्या है, इकस, ये भी प्रथमा का एक वचन, गुणवृद्धि प्रथमा का द्विवचन। सूत्रों का अपनी व्यवस्था है, किस सूत्र में किस प्रकार का होगा। अतिदेश सूत्र में हमेशा एक अव्यय पद जरूर रहेगा, स्थानिबद्धादेशो अनल विधो अंतादिवच्च, एक अव्यय प्रयोग करना जरूरी है, उसके बिना अतिदेश सूत्र नहीं बनता। ये सब पहचान, जैसे आगे हम बताते जाएंगे सूत्र की पहचान होता है, देखते बता देंगे विधि सूत्र की, परिभाषा सूत्र की, संज्ञा सूत्र, कौन सा सूत्र है, आप सूत्र देख के बता दोगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे ले रहा हूं ताकि पकड़ में आ जाए, फिर जो एरोप्लेन की रफ्तार से जाएगा बाद में। शुरू में नई चीज़ है ना, नई चीज़ समझने में टाइम लगता है थोड़ा, इससे हम भी धीरे धीरे जा रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें क्या कहा, वृद्धि स्यात् गुण स्यात् इति, इस प्रकार से गुण वृद्धि शब्द के द्वारा जिन जिन विधि सूत्रों में गुण और वृद्धि का विधान किया गया, वहां पर इकस यह षष्ठंत पद उपस्थित हो जाएगा। तत्र इक स्थाने भवता, अर्थ क्या निकलेगा वहां पर, बोले इक के स्थान में हो, ऐसा बोल देगा। यह परिभाषा सूत्र है, देखो हिंदी वाले भी लिख दिए, यह परिभाषा सूत्र है। अब इस सूत्र में जो गुणवृद्धि शब्द है और इकस शब्द भी, ये पूरे सूत्र की अनुवृत्ति गंगाश्रुत न्याय से 1-1-6 तक जाएगा। 1-1-4, 1-1-5, 1-1-6, तीनों सूत्रों में जाएगा। इसे कहते हैं हम गंगा स्रोत न्याय से पूरे सूत्र का अनुवृत्ति हो रही है। लिखा हिंदी के अंतिम पंक्ति में, देखो इस सारे सूत्र की माने संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति 1-1-6 तक जाती है।
अच्छा, अगले सूत्र में ये कस भी जाएगा, गुण वृद्धि भी जोड़ेगा। अगला सूत्र क्या है? न धातु लोप आर्ध धातु के, न धातु लोप आर्ध धातु के, न ये अव्यय पद है। अव्यय पद में क्या होता है? उसका लिंग और वचन, लिंग वचन विभक्ति आते हैं, सब लोप हो जाता है। अव्यदाप सुपह, एक सूत्र पढ़े हैं, अव्यदाप सुपह। वो सूत्र क्या करता है? अव्यय से पर में आया हुआ लिंग का द्योतक प्रत्यय और आपकी विभक्ति प्रत्यय और वचन प्रत्यय को लोप कर देता है। इसलिए यह नहीं लिखा जाएगा एक वचन है कि द्विवचन है, कौन सा विभक्ति है, नहीं। न यह अव्यय है। और धातु लोपे, धातु लोपे ये जो है सप्तमी का एक वचन है। गलत छपी शायद, एक जन तो ठीक है। हमारे सप्तमी दो लिखा, 7-2 हमको एक कराया है। और आर्ध धातु के ये भी क्या है? सप्तमी का एक वचन। ये सप्तमी के वचन में राम शब्द का क्या बनता है? रामे। वैसे भी है ना, आर्ध धातु के, धातु लोपे, सप्तमी का एक वचन। न इति अव्यय पदम धातु लोपे सप्तमी एक वचनम आर्ध धातु के सप्तमी। इस प्रकार से सूत्र में 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। धातु धातु, धातु का अवयव जो धातु, धातोर लोपो यस्मिन तैदम धातु लोपम। धातु का अवयव को ही यहाँ धातु शब्द से कह दिया। अवयव और अवयवी को अभेद करके बोल दिया। जैसे आजकल आपने पूजा पाठ देखा होगा, पंडित लोग क्या करते हैं? कपड़ा भगवान को पहनाना है, एक धागा लेंगे और कहते वस्त्रम समर्पयामी। अरे एक धागा से ठंडी जाएगी? अपने ऊपर एक धागे में लाल लो टोपी जैसे, ठंड पर रुकेगा क्या? लेकिन भगवान को उससे भी काम चल जाता है। धागे को ही कपड़ा मान लिया। अवयव को अवयवी के साथ अभेद बुद्धि करना इसको बोला जाता है। धागा क्या है? एक अवयव है कपड़े का। कपड़ा तो अवयवी है, उसके एक अवयव मात्र, एक हिस्सा मात्र है धागा। उसी प्रकार से धातु है, धातु का भी अनेक अवयव है। जैसे भू लिख देता हूँ, एक धातु है, उसमें क्या है? 2 अवयव है, भ और ऊ, है ये नहीं? एथ धातु लिखा, उसमें क्या है? ए और धा, 2 अवयव है। दरिद्रा धातु है, दरिद्रा धातु में कितने हैं? 5, 6 सब गलत। 7 है। द अ र ई, द र आ, 2 2 4 और 3 7 अक्षर, 7 अवयव से बना है। जागरी, जागरी, अब लोग जागरू बोलेंगे, है ना महाराष्ट्र में। ज आ ग रू, 4 अक्षर है, 4 अवयव है। मान लो किसी आगे विधि सूत्रों के द्वारा पढ़ेंगे जो वहां से किसी धातु का एक अवयव आपने लोप कर दिया है, धातु का एकाध अवयव लोप हो गया। जैसे अंचु धातु है, क्या है? अंचु धातु। अंचु धातु में क्या बीच में नकार है, नकार का लोप हो जाता है। अनिदिता हलोपदया किंगिति, सूत्र क्या करता है? न का लोप कर दिया, अच्छ बच गया। ये अच्छ को हम क्या बोलेंगे अभी? धातु लोप। इसके एक अवयव लोप हो गया है। किसका अंतावयव लोप होता है, किसी आदि का लोप होता है, किसी मध्य का लोप होता है। कोई भी एक अवयव लोप हो जाए, कई बार तो पूरे धातु ही लोप हो जाता है, धातु ही गायब, केवल प्रत्यय बच जाता है। पूरे प्रातिपदिक लोप हो जाता है, केवल प्रत्यय बच जाता है।
इस तरह से भी है। यहाँ पर एक अवयव मात्र का जैसे धात्वयो धातु, धातु का अवयव को यहाँ धातु शब्द से कह दिया। तार धातुर लोपो यस्मिन, ऐसे धातु के एक अवयव लोप हुआ है जिसमें, ऐसे जो धातु है उसको स्थिति में तस्मिन धातु लोपे, आर धातु के, तार धातु के अवयव का लोप करने का निमित्त कौन है? आर धातु संजक वाला प्रत्यय। आर धातु किसको कहते हैं? एक प्रत्ययों का नाम है ये आर धातु। सार्वधातुक और आर्धातुक दो नाम होते प्रत्ययों में। किसमें हुई? तिंगंत और कृदंत में। सुबंत में नहीं होता, सुबंत में नहीं। तिंगंत जो क्रियावाचक पद है वहाँ पर सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय होते हैं। तिंगशित सार्वधातुकम, तिंग को और धातु के अधिकार में जो शित प्रत्यय है उनका नाम सार्वधातुक होता है। और बाकियों को क्या होगा? आर्धधातुकम शेष कह दिया। उससे भी जितने भी प्रत्यय है उनका नाम क्या हो जाएगा? आर्धधातुक होगा। जो तिंग और शित से भिन्न है, तिंग और शित से जो भिन्न है उन सब का नाम आर्धधातुक होगा। तार आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते हुए धातु का एक अवयव यदि लोप हो गया हो तो लोप होने के बाद यदि उस धातु में गुण या वृद्धि प्राप्त होवे तो ना कर दे, नहीं हो। ना धातु लोपा आर्ध धातु के। आवृत्ति पढ़ो देखो, तस्मिन धातु लोपे बहुव्रीहि समास कर दिया। अनुवृत्ति आ रहा है, पूर्व सूत्र पूरा, इको गुण वृत्ति। अर्थ लिख रहे यस्मिन आर्ध धातु के धातोर अवयवस्य लोपो भवति, जिस आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते हुए धातु के अवयव का लोप हो गया हो उस आर्ध धातु के प्रत्यय हुए तस्मिन्नेव आर्ध धातु के परे इक स्थाने, इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त था प्राप्नुतः ते न भवतः, उस धातु के अवयव जो इक के स्थान में जो गुण या वृद्धि प्राप्त है वह गुण वृद्धि न होवे, निषेध कर देता है सूत्र। उदाहरण दे रहे, लोलुवः पोपवः मरीवृजः सरीसृप इत्यादि, यह निषेध सूत्र है। आर्धातुक, जिस आर्धातुक को निमित्त बनाकर धातु के अवयव का लोप यदि हो गया हो उसे आर्धातुक के उसी आर्धातु के परे रहते हुए धातु के अवयव में इक बचा हुआ जो इक है उसका स्थान में प्राप्त जो गुण या वृद्धि जिसकी विधि सूत्र से प्राप्त हो वह निषेध हो गया। लोलुवः, यहाँ क्या हुआ है? लोलुवः में नहीं, यह वास्तव में धातु है केवल लू। धातु क्या था? लू था। लोई छेदन है, लोई छेदन है धातु का। उससे आपने क्या किया? यंग किया। तब इस लू को द्वित्वाधिकारी होकर के क्या बनेगा? लो लू बना। और धातु का ये भी है, यह सही धातु है। लो लू या, ये क्या हो गया? धातु बन गया। कौन से धातु का? जिसको यंगंत धातु, यंगंत धातु बन गया। इस धातु को मुझे सुबंत रूप चलाना है, क्या करना पड़ेगा? जिस आर्धातु के प्रत्यय हुए, इन सारी प्रक्रियाओं के संक्षेप में आपको अंत में देखोगे ना, वहां दिया है परिशिष्ट में 1 1 3 पृष्ठ संख्या 564 है। यंग प्रत्यय हुआ परच्च से, सनातन धातु संज्ञा हो गया, फिर द्वे प्रथमस्य संयंग हो गया। पूर्वपरी प्रक्रिया सारे सूत्र दिए हुए हैं। ण्यचः प्रत्यय परश्च से लो लूय से अच प्रत्यय हुआ, उस अच के प्रत्यय सारा लोप हो जाता है। अलोप यह लोप यंगोचिच से
प्राप्त हुआ गुण वह गुण नहीं होता है। लो लु आ कृदतिंग लो लुवा। बचा, तब इसके जाने से क्या होगा, ये आ का भी लोप हो जाता है, य का भी लोप हो जाता है, धातु बच गया भी लो लू। इस आर धातु, ये क्या है, तिंग भी नहीं शित भी नहीं, ये आर धातु है। तिंग भी नहीं है, शित भी नहीं है, शकार की संज्ञा नहीं हुई और तिंग में नहीं है। अतः तिंग से भिन्न होने से इसका नाम क्या है, आर धातु हो गया। इस आर धातु के परे रहते हुए आपने क्या किया, आ का लोप किया, या का लोप किया, बच गया केवल लो लू। तो धातु के या कितने अवयव थे, 1 2 3 4 5 6 अवयव थे धातु का। 6 अवयव में से क्या हो गया, 2 अवयव लोप हो गया, बच गया केवल लोलू। अतः इस आर धातु को निमित्त मान करके इस को क्या प्राप्त था, सार धातु का आर धातुकों से गुण प्राप्त था, और गुण नहीं होगा। जिस आर धातु को निमित्त मान करके प्राप्त था, अब उसमें क्या लाऊंगा, लोलू के सुबंत में जस लाओ, जस का बचेगा अस, तो रूप बनेगा लो लू वाह, लो लो वाह, ये रूप बन जाता है। ये यहाँ दिखाया उन्होंने, लो लो वाह एवमेव पपुआ में भी समझो। वंग, वंग होगा, गुण नहीं होगा, वंग हो जाएगा। आज प्रत्यय जब हुआ कृदंत का, तब प्राप्त हुआ गुण, उसके सूत्र निषेध कर देता है, न धातु लोप आर धातु के।